भारत के इतिहास में जब भी महान शासकों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। एक ऐसा नाम जो दूरदर्शिता, सहिष्णुता और ताकत का पर्याय बन गया, सम्राट अकबर। तो चलिए आज इसी महान शासक की कहानी की परतों को खोलते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। सोचिए जरा, क्या एक ऐसा लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया, जो पढ़ लिख नहीं सकता था, इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक बन सकता है? ये अकबर की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला पहलू है। क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि एक अनपढ़ शख्स एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखे जिसे आज भी स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? बात सिर्फ अनपढ़ होने की नहीं थी, चुनौती इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। जरा सोचकर देखिए, उम्र सिर्फ 13 साल और कंधों पर एक ऐसे साम्राज्य का बोझ जो बिखरने की कगार पर था, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ। ये किसी बच्चे का खेल नहीं था, ये तो सम्राट बनने की पहली और सबसे कठिन परीक्षा थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? एक बालक कैसे बना सम्राट? चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, अकबर के उन शुरुआती सालों से जब वो महलों से दूर निर्वासन की जिंदगी जी रहा था और कैसे वो वहां से उठकर मुगल सिंहासन तक पहुंचा। ये सफर वाकई असाधारण है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक शहजादा है, पर उसका जन्म महलों की शानो शौकत में नहीं बल्कि निर्वासन की धूल में हुआ है। बचपन तलवारों की खनक और इस डर के साए में गुजरा कि अगला पल कैसा होगा। हाँ, उसे शिकार करना सिखाया गया, घुड़सवारी और जंग के मैदान के सारे दांव पेच सिखाए गए, पर कलम पकड़ना, अक्षर ज्ञान, वो उसे कभी नहीं मिला। और फिर साल 1556 में अचानक पिता हुमायूं की मौत हो जाती है और इस 13 साल के लड़के को हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया जाता है। पर ये ताज कांटों से भरा था, ये कोई फूलों की सेज नहीं थी। जिस दिल्ली पर उसे हुकूमत करनी थी, उस पर तो हेमू नाम के एक बहुत ही ताकतवर जनरल का कब्जा था। मुगल सल्तनत का भविष्य एक धागे से लटका हुआ था और उस धागे को थामे था एक 13 साल का लड़का। वाकई ये एक लगभग नामुमकिन सी चुनौती लग रही थी। तो फिर इस नौजवान सम्राट ने किया क्या? उसने अपने इस बिखरते साम्राज्य को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे और भी मजबूत और बड़ा कैसे बनाया? जवाब छिपा है उसकी एक बहुत ही शानदार दोहरी रणनीति में। एक हाथ में थी फौलादी तलवार तो दूसरे हाथ में दोस्ती का खुला पैगाम। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1556 में। जगह थी पानीपत का मैदान, वो मैदान जिसने पहले भी हिंदुस्तान की तकदीर तय की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर के संरक्षक बैरम खान की अगुवाई में मुगल फौजों ने हेमू को एक जबरदस्त शिकस्त दी। ये सिर्फ एक जंग में जीत नहीं थी, ये वो जीत थी जिसने भारत में मुगल सल्तनत की नींव को हमेशा के लिए पक्का कर। लेकिन अकबर की असली दूरदर्शिता और प्रतिभा जंग के मैदान से कहीं आगे की थी। देखिए, एक तरफ तो उसकी तलवार दुश्मनों पर कहर बरपा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ ऐसा कर रहा था जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने ताकतवर राजपूत रियासतों को जीतने के लिए तलवार नहीं उठाई, बल्कि दोस्ती और सम्मान का हाथ बढ़ाया। उसने वैवाहिक संबंध बनाए, जैसे आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से शादी करना। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये दो ताकतों का मिलन था। और इस दोहरी रणनीति का नतीजा अरे कमाल का था। एक के बाद एक गुजरात, बंगाल, कश्मीर जैसे बड़े और अहम इलाके मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गए। साम्राज्य की सरहदें दक्षिण में दक्कन तक जा पहुंची और देखते ही देखते अकबर की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाने लगी। पर अकबर की कहानी सिर्फ जंग और जीत तक ही सीमित नहीं है। वो सिर्फ एक महान विजेता नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दूर की सोच रखने वाला शासक भी था। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि उसने अपने अनोखे सुधारों से उस स्वर्णिम युग की नींव आखिर रखी कैसे। तो साम्राज्य को चलाने का उसका तरीका क्या था? देखिए, सबसे पहले उसने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। इससे हुआ ये कि सेना और सरकारी अफसरों सबको एक ही सिस्टम के तहत ले आया गया, जिससे काम में अनुशासन और जवाबदेही आई। फिर उसने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया, ऐसा बनाया जिससे किसानों पर बोझ कम हो और सल्तनत की आमदनी भी बनी रहे। और शायद सबसे बड़ा कदम, उसने जजिया कर को खत्म कर दिया। ये वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों को देना पड़ता था। इसे हटाना उस जमाने में बराबरी और सहनशीलता की तरफ एक इनकलाबी कदम था, एक बहुत बड़ा कदम। अकबर की जो भूख थी वो सिर्फ जमीन जीतने या शासन चलाने तक नहीं थी, उसे ज्ञान की भी भूख थी।
इसीलिए उसने फतेहपुर सीकरी में एक खास जगह बनवाई, इबादत खाना। अब ये इबादत खाना था क्या? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, हर मजहब के बड़े बड़े विद्वान एक साथ बैठते थे और घंटों तक ईश्वर और धर्म पर बहस करते थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय सोच थी, एक ऐसा खुला मंच जहां हर विचार का सम्मान था। और इन्हीं बहसों और चर्चाओं का नतीजा था दीने इलाही का विचार। अब ये कोई नया धर्म नहीं था जैसा कुछ लोग सोचते हैं, बल्कि ये एक तरह का आध्यात्मिक रास्ता था जिसकी कोशिश थी कि हर धर्म की अच्छी अच्छी बातों को एक साथ लाया जाए ताकि लोगों में एकता बढ़े। और देखिए, एक सीधी सी बात है, जब किसी सल्तनत में अमन चैन होता है, जब खुशहाली होती है, तो वहाँ कला और ज्ञान अपने आप फलते फूलते हैं। अकबर का दौर भी बिल्कुल ऐसा ही था। उसके राज में एक जबरदस्त सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे कुछ बेहतरीन दिमाग होते हैं। अकबर के पास तो एक नहीं बल्कि 9 ऐसे नायाब हीरे थे। उसके दरबार की असली शान थे उसके नवरत्न। कौन नहीं जानता उन्हें? बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, संगीत सम्राट तानसेन, राजा टोडरमल जैसे जीनियस वित्त मंत्री, और अबुल फजल, जिन्होंने अकबर के पूरे दौर को कलमबद्ध किया। ये लोग सिर्फ दरबारी नहीं थे, ये अकबर के शासन की असली ताकत थे, उसकी बौद्धिक शक्ति। और जब ऐसा माहौल हो तो क्या होता है? कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंचती है। आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, म्यूजिक, हर चीज में एक नई जान आ गई। फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा का पूरा शहर बसाया गया। और सबसे खास बात ये थी कि कला में फारसी और हिंदुस्तानी शैलियों का एक ऐसा अनोखा संगम हुआ, एक ऐसा मेल देखने को मिला जो पहले कभी नहीं हुआ। तो चलिए, अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने उसकी जीत देखी, उसके सुधार देखे, उसकी कला देखी, पर सवाल वही है, आखिर वो क्या चीज है जो अकबर को सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अकबर महान बनाती है? आइए जरा उसकी विरासत पर, उसकी असली लेगेसी पर गौर करते हैं। शायद इस एक लाइन में अकबर की पूरी शख्सियत का निचोड़ है। कहा जाता है, हालांकि वो पढ़ लिख नहीं सकता था, वो एक समझदार, इंसाफ पसंद और खुले विचारों वाला शासक था जो हर धर्म और हर समुदाय की इज्जत करता था। और ये बात हमें क्या सिखाती है? यही कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो समझदारी, अनुभव और नियत से आता है। और अगर हम नतीजों की बात करें तो वो खुद अपनी कहानी कहते हैं। करीब करीब 49 ईयर्स, लगभग आधी सदी तक अकबर ने हुकूमत की, और ये दौर स्थिरता का दौर था। उसके राज में सल्तनत की आबादी बढ़ी, खुशहाली आई, और सबसे बड़ी बात, अलग अलग संस्कृतियों का ऐसा मेलजोल हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तो आखिर में अकबर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? वो जमीनें नहीं जो उसने जीती, नहीं, उसकी असली विरासत है भारत की रूह को, उसकी आत्मा को एक साथ लाने की कोशिश करना। वो सिर्फ एक मुल्क जीतने वाला नहीं था, वो एक मुल्क बनाने वाला था, एक सच्चा राष्ट्र निर्माता। और ये कहानी हमें आज एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एकता और सहनशीलता की जो विरासत अकबर हमारे लिए छोड़ गया है, आज के दौर में उसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।